नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्फिनिट स्टोरी वर्ल्ड में। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं एक नई कहानी की नई शुरुआत, एक नया सफ़र जहां हर मोड़ पर होगा रोमांच, रहस्य और इमोशंस का तड़का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरा साथ देंगे और लाइव कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देंगे। कहानी कैसी हो, किस तरह की हो, एक्शन, फैंटेसी, रोमांस, हॉरर या पॉलिटिकल टेक, आप जो चाहेंगे वही मैं बनाऊंगा। आपका हर कमेंट मेरे लिए एक नया आइडिया है और आपकी हर सलाह मेरी कहानी को और शानदार बनाएगी। तो तैयार हो जाइए, इन्फिनिट स्टोरी वर्ल्ड शुरू होने वाला है। C41 महारानी जाओ के विचार तारांकन। ख मेरे पास ऐसा कोई पुत्र नहीं जो इतनी मनमानी करे, महत्वाकांक्षा न रखे और अपने ही सूबे को छोड़कर भाग आए। सम्राट विक्रमेंद्र ने अपना जैड का प्याला मेज पर पटक दिया और जोर से खांसने लगे। आप शांति रखें, महाराज। महारानी जाओ ने चिंतित होकर उनकी पीठ सहलाई। 50 वर्ष पार कर चुके सम्राट विक्रमेंद्र की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। राजवैद्यों की दवाओं का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और इसी कमजोर स्वास्थ्य ने राजधानी में मौजूद राजकुमारों को और अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया था। हर कोई अपने अपने दांव खेल रहा था। महारानी जाओ का रानी जरीन की मदद करने का कारण केवल इत्र नहीं था। वह दूरदर्शी थी। उनका असली उद्देश्य युवराज सिंह के लिए एक मजबूत बाहरी साथी खड़ा करना था, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई में युवराज सिंह धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे। महान यू साम्राज्य के 9 राजकुमारों में तीसरे और 5वें राजकुमार एक ही माता से होने के कारण स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का साथ देते थे। दूसरा, छठा और 9वां राजकुमार मिलकर एक गुट बना चुके थे। चौथा राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान था और इन दिनों 8वें राजकुमार के करीब था तथा 7वें राजकुमार युवराज सिंह को भी अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन युवराज सिंह का सूबा किशनपुर दूरस्थ होने के कारण चौथा राजकुमार उनसे दूरी बनाए रखता था। महारानी जाओ ने इसे अवसर माना। युवराज सिंह को युवराज का संभावित सहयोगी बनाया जा सकता था। वह जानती थी कि केवल जाओ परिवार का समर्थन युवराज सिंह को गद्दी दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब सम्राट विक्रमेंद्र स्वयं सिंहासन पर बैठे थे, तब वह न केवल युवराज थे बल्कि अधिकांश जागीरदार भी उनका साथ दे रहे थे। इसके बावजूद कई राजकुमारों ने विद्रोह किया। सिंहासन ग्रहण करते ही उन्होंने 5 वर्षों तक युद्ध कर सबसे शक्तिशाली जागीरदार मिंग के राजा को हराकर विद्रोह दबाया था। इसी अनुभव ने उनमें गहरी शंका भर दी, जिसके चलते निंग राजकुमार पर अन्याय हुआ। पर उनके सामने कोई इसका नाम भी लेने की हिम्मत नहीं करता था। एक भी राजकुमार ऐसा नहीं जो चैन से जीने दे। सब एक दिन मेरी जान लेकर ही मानेंगे। ऐसे में मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखूं? देखो, युवराज को 30 के ऊपर हो चुका है, पर दिन भर मौज में डूबा रहता है। आज सुबह मैंने उससे पूछा, अगर जनता के पास खाने को कुछ ना बचे तो क्या किया जाए? अंदाजा है उसने क्या कहा? महाराज, भले ही उसमें कौशल की कमी हो, वह दिल का अच्छा है। महारानी जाओ ने अपने पुत्र का बचाव किया। उनके लिए कोई राजकुमार युवराज सिंह की बराबरी नहीं कर सकता था। दिल का अच्छा, हाँ, यही तो है। उसने कहा, अगर जनता के पास अनाज नहीं है तो भेड़ और गाय का मांस खा लें। कैसी मूर्खता है ये! ऐसे अक्लविहीन युवराज पर मैं साम्राज्य कैसे छोड़ दूं? रोज मंत्री मुझे उसे हटाने के लिए दरख्वास्त भेजते हैं। सम्राट विक्रमेंद्र तमतमा उठे। महारानी जाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज, युवराज सबसे बड़े पुत्र हैं। भले ही वे अयोग्य हों, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यदि युवराज को पदच्युत किया गया तो राजकुमार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हर राजकुमार के पीछे कोई शक्तिशाली परिवार खड़ा है। ये संघर्ष फैलकर पूरे साम्राज्य को जला सकता है। विक्रमेंद्र भारी सांस लेकर बोले, यही कारण है कि मैंने उसे नहीं हटाया। इसके अलावा मुझे पंडित पंकज की एक गुप्त रिपोर्ट मिली है। कुछ दिन पहले युवराज सिंह की हत्या की साजिश हुई थी। क्या हत्या की? महारानी जाओ चौंक उठी। रानी जरीन ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद युवराज सिंह ने उन्हें बताया ही नहीं। वह उनका मन नहीं दुखाना चाहता होगा, सम्राट बोले। रिपोर्ट छोटी थी, पर इसमें साफ लिखा था कि इसके पीछे तीसरे और 5वें राजकुमार का हाथ है। महारानी जाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये स्थिति उनके लिए लाभ उठाने लायक थी। महाराज, युवराज को हटाया भी नहीं गया और राजकुमार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। अगर युवराज को हटाया गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। विक्रमेंद्र खुद अपने अनुभव के कारण ये बात भलीभांति समझते थे। घबराओ मत, मैं युवराज को नहीं हटाऊंगा। लेकिन वह अकेला पड़ चुका है। उसे अपनी स्थिति बचानी है तो उसे समर्थन चाहिए। महाराज, क्या युवराज सिंह इससे बेहतर विकल्प हो सकता है? वह किसी गुट का हिस्सा नहीं। न उनके पास कोई शक्तिशाली ससुराल है, न परिवार। वह युवराज सिंह की राह में बाधा नहीं बन सकते। मैं भी यही सोच रहा था। पंडित पंकज ने लिखा है कि युवराज सिंह में बहुत बदलाव आया है और वह सचमुच अपने सूबे का ध्यान रख रहा है। पंडित पंकज झूठ नहीं बोलते। यदि यह सच है तो हम उसे अन्य राजकुमारों का संतुलन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। महारानी जाओ खुश थी। सम्राट के विचार उनके जैसे ही थे। युवराज सिंह की कूटनीति की कमी उन्हें ही पूरी करनी थी।
तो क्यों न युवराज सिंह को भी वही सहायता दी जाए जो अन्य जागीरदारों को दी जाती है। विक्रमेंद्र अब तक संदेह में थे। उन्हें लगता था कि युवराज सिंह अकलहीन है और धन बर्बाद करेगा। लेकिन किशनपुर से आए उनके दूत ने पंडित पंकज की रिपोर्ट की पुष्टि की थी, जिससे वह डगमगा गए थे। फिर भी युवराज सिंह की मदद के विषय में उन्होंने नहीं सोचा था। महारानी की बात ने उन्हें संतुलन की आवश्यकता याद दिला दी। राजकुमारों की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर थी। किसी एक को बहुत कमजोर नहीं रहने दिया जा सकता था और युवराज सबसे कमजोर था। मैं उसे थोड़ा धन दे देता हूं। अगर उसने इसका सही उपयोग किया तो आगे सहायता सोचूंगा। अगर वह पहले जैसा ही निकला तो वह युवराज के किसी काम का नहीं। उसे छोड़ देना बेहतर होगा। जैसा आप उचित समझें, महाराज। महारानी ने राहत की सांस ली। युवराज सिंह को संभालने के लिए उन्हें युवराज सिंह की जरूरत थी। सम्राट ने आखिरी घूंट पिया और अचानक मुस्कुरा दिए। मानना पड़ेगा, ये शराब मुझे भा गई। उम्मीद है वह मुझे निराश नहीं करेगा। अगर आप प्रसन्न हैं तो युवराज सिंह अवश्य प्रसन्न होंगे। महारानी ने प्याला फिर भर दिया। उस रात सम्राट विक्रमेंद्र फैंगमिंग महल में ही रुके। अगले दिन महारानी जाओ खुद बिशुई महल पहुंची और रानी जरीन को बताया कि सम्राट ने युवराज सिंह को धन देने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपने असली उद्देश्य नहीं बताए, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि रानी जरीन जैसी समझदार स्त्री स्वयं सब समझ जाएंगी। इत्र और शराब की प्रतिष्ठा फैल चुकी थी और अब सम्राट की मंजूरी मिलते ही युवराज सिंह के दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके थे। खुशखबरी मिलते ही कान्हैया दत्त ने जरूरी सामान खरीदा, किन्मू से मुलाकात की और दोनों उत्साह से किशनपुर लौटने के लिए रवाना हो गए। C42 दास व्यापारी तारांकन। किशनपुर में 20 दिनों से रुक रुक कर बर्फ गिर रही थी। आज सुबह पहली बार धुंधले आसमान के पीछे से हल्का नीला रंग दिखाई दिया। सुनहरी धूप बादलों को चीरकर बाहर निकली और सफेद बर्फ पर चमकदार सुनहरी परत बिछ गई। युवराज, लल्ला गए हुए 20 दिन हो गए। क्या आपको लगता है कि इत्र और नशा ए किशनपुर से सम्राट विक्रमेंद्र और रानी जरीन प्रभावित हुए होंगे? लता ने अपने छोटे छोटे हाथ अंगीठी के ऊपर फैलाते हुए कहा। वह आंगन में चावल की शराब निकाल रहे नौकरों को देख भी रही थी। युवराज सिंह मोटे कंबल में लिपटे हुए थे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बैठने पर भी लगता था जैसे अदृश्य हाथ शरीर पर रेंग रहे हों। दिन गिनकर चलें तो वह लौटने ही वाला होगा, उन्होंने कहा। बस यह उम्मीद है कि वह चीजें लाना न भूले जो हमने मंगाई थी, लता ने बुदबुदाते हुए कहा, अभी भी अपनी मीठी माल शक्कर के बारे में सोचते हुए। युवराज सिंह ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। तुम्हें बस खाने की ही चिंता रहती है। लता हंस पड़ी। उसकी आंखें आधे चांद जैसी हो गईं, जैसे लल्ला के लौटने की कल्पना भर से उसका मुंह पानी से भर आया हो। युवराज ने कंबल कसते हुए चंदनगर की दिशा में देखा। महान यू साम्राज्य का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र होने के कारण वहां भले लोग कम ही मिलते थे, यह कोई भी समझ सकता था। उन्हें सिर्फ उम्मीद थी कि लल्ला कोई परेशानी खड़ी किए बिना अच्छी खबर लेकर लौटे। लल्ला की कोई खबर न होने के बावजूद कान्हैया दत्त का संदेश जल्दी आ गया। नशा ए किशनपुर चंदनगर में धूम मचा चुका था। विद्वान से लेकर व्यापारी और रईस, जिसने भी चखा, खरीदने के लिए उतावला हो उठा। उसकी कीमत कन्यालाल शराब से भी ऊपर चली गई, जो 20 तौल चांदी में बिकती थी। नशा ए किशनपुर की कीमत सीधे 40 तौल पहुंच गई। फिर भी सामान कम पड़ रहा था, क्योंकि युवराज सिर्फ 100 घड़े ही बनवा पाए थे। कान्हैया दत्त ने अधीर होकर तेज घोड़े से संदेश भेजा। 5 दिन में किशनपुर खबर पहुंच गई। ये सुनते ही पंडित पंकज खुद युवराज से मिलने आए और आपूर्ति बढ़ाने की विनती करते हुए कीमत 30 तौल प्रति घड़ा कर दी। 10 तौल का सीधा लाभ पंडित पंकज जैसे अनुभवी व्यापारी भी युवराज के साथ साझेदारी का असली फायदा समझने लगे थे। उन्होंने बदले में जांग परिवार की शिपयार्ड भी युवराज को सौंप दी, स्पष्ट रूप से हितों का आदान प्रदान। फौजदारी और विकास के बीच फंसे युवराज को चांदी की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह ये सौदा कैसे ठुकराते। उन्होंने तुरंत चंद्रेश को नौर और शराब आसवन यंत्र बनाने को कहा और राजमहल के एक हिस्से को छोटी सी फैक्ट्री में बदल दिया। अब प्रतिदिन 100 घड़े तैयार किए जा सकते थे, लेकिन वह इससे ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अनाज की भारी खरीद ने स्थानीय खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ा दी थीं। अगर और अनाज लिया जाता तो आम लोगों की हालत और खराब होती। इस कठिन सर्दी में लोगों का ध्यान रखना उनका कर्तव्य था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि एक सरकारी शराब घर खोला जाए, लेकिन अनाज बाहर के प्रदेशों से खरीदा जाए जहां अनाज अधिशेष में हो। जब किशनपुर के लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने लगे, तभी स्थानीय खरीद शुरू होगी। लता ने अचानक कहा, वैसे युवराज, आज सुबह जोया जब धनपुर गई थी तो उन्होंने बताया कि हमारे महल में नौकर कम पड़ रहे हैं। वह पूछ रही थी कि क्या हमें कुछ दास खरीदने चाहिए। जोया को युवराज ने राजा वीरेंद्र के प्रदेश भेजा था, खेतों के लिए बैल खरीदने। प्रदेश में 5 लाख घर थे, लेकिन बैलों की संख्या बेहद कम थी। बस 3 महीने में खेती शुरू होने वाली थी और औजारों के बिना फसल पर असर पड़ता। राजा वीरेंद्र, वह पुराना लोमड़ी, युवराज की मजबूरी समझकर बैलों की कीमत 3 तौल बढ़ा चुका था। अब एक बैल 20 तौल में मिलता था।
खरीदो, युवराज ने बिना झिझक कहा। लल्ला की गैरमौजूदगी में वह लगातार सोच रहे थे कि विकास कैसे तेज किया जाए। इस पिछड़े समय में इंसान ही असली उत्पादन शक्ति थे, युद्धों में दास पकड़ने का कारण भी यही था। फौज, खेत, कारखाने, सभी जगह मजदूरी की कमी थी। धन कम और काम ज्यादा। उद्योग शुरू करना तभी संभव था जब पर्याप्त हाथ मिलें। पश्चिम के आधुनिक देशों की शुरुआत में काला दास प्रचलन से कितनी दौलत बनी, यह इतिहास में लिखा है। लगभग 2 करोड़ लोग इस व्यापार में बेचे गए थे। युवराज जानते थे कि वह अभी इतनी दूर की चीजों में शामिल नहीं हो सकते, उनके पास तो ठीक ठाक जहाज भी नहीं। पर इस युग की वास्तविकता यही थी, दास व्यापार को नैतिक चश्मे से देखने का कोई मतलब नहीं। उस समय दास उत्पादन की रीढ़ थे। लता ने कहा। जोया ने कहा कि किशनपुर शहर में एक दास व्यापारी है, पूर्व बाजार में उसका दास मंडी है। युवराज तुरंत चौकन्ने हो गए। जोया हमेशा काम की बात पकड़ लेती है। जोरावर और जबीर को भेजो, उस व्यापारी को यहां लेकर आएं। अब युवराज अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। तेज विकास के लिए उन्हें अपने सामंती अधिकारों का इस्तेमाल करना ही होगा। आधे घंटे बाद एक चंचल आंखों वाला आदमी राजमहल में पेश किया गया। ये सामान्य नागरिक, लियांग दहाई, युवराज को प्रणाम करता है। वह घबराकर झुक गया। जोरावर और जबीर को देखते ही उसका दिल बैठ गया। दास व्यापार में कोई भी आदमी पूरी तरह साफ नहीं होता। आराम से खड़े हो जाओ। तुम ही लियांग दहाई हो? युवराज ने कहा। जी मैं ही हूं, वह कांपते हुए बोला। युवराज ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें बुलाने की वजह सिर्फ तुम्हारा धंधा है। लियांग दहाई का चेहरा फक पड़ गया और वह उसी क्षण घुटनों पर गिर पड़ा। युवराज, जो दास मैं बेचता हूं, वे या तो खुद बिकने आते हैं या दूर दराज से खरीदे जाते हैं। हर एक का बाकायदा बिक्री पत्र है। मैं किसी को अगवा नहीं करता। C43 सहयोग तारांकन। युवराज ने तुम्हें अपहरण का दोष नहीं लगाया, फिर इतनी जल्दी सफाई क्यों देने लगे? इसका मतलब तुम दोषी ही हो, लता ने अचानक कहा, जो युवराज सिंह के पास खड़ी सेवा कर रही थी। युवराज ने उसकी ओर देखा। लता का इस तरह दिमाग लगाना दुर्लभ था। शायद अपने बचपन के अनुभवों के कारण वह ऐसी बात जल्दी समझ पाती थी। आखिर वह खुद भी एक समय दास थी। मेरी एक दासी को नहीं बेवकूफ बना सके और मुझे छलने की कोशिश। बताओ, क्या सजा दूं तुम्हें? युवराज ने मेज पर जोर से हाथ मारा। लियांग दहाई घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सिर पटकने लगा। युवराज, दया कीजिए, यह अपराधी मौत का हकदार है। सच में, कल एक दास का सौदा किया था जिसकी असलियत साफ नहीं थी, पर मैं कसम खाकर कहता हूं कि किसी भी आम नागरिक का अपहरण नहीं किया। महान यू साम्राज्य में दास व्यापार कानूनी था, लेकिन सामान्य नागरिक, जिन्हें सुजन कहा जाता था, कानून द्वारा संरक्षित थे। किसी भी सामान्य नागरिक का अपहरण कर बेचने पर तुरंत मृत्यु दंड दिया जाता था। यह अटल नियम था। युवराज ने सिर्फ डराने के लिए कहा था, पर सच्चाई तो खुद सामने आ गई। उन्होंने कहा, तो अभी उसी व्यक्ति को आजाद कर दो। जी युवराज, अभी जाकर छोड़ देता हूं। लियांग दहाई उठकर भागने ही वाला था कि रुको, युवराज ने उसे रोक दिया। मेरी दिलचस्पी मामले की जांच में नहीं है। इसे मैं दर्ज कर लूंगा। उसे बाद में छोड़ देना। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और कारण से बुलाया है। लियांग दहाई डरते डरते खड़ा रहा। युवराज ने कहा, मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ दास व्यापार में। क्या? लियांग दहाई अवाक रह गया। हाँ, और अगर काम ठीक किया तो भविष्य में तुम्हें कोई पद भी मिल सकता है, युवराज ने कहा। कुछ पलों की हैरानी के बाद लियांग दहाई का चेहरा चमक उठा। महान यू साम्राज्य में व्यापारी सबसे नीचे की जाति माने जाते थे और उनमें भी दास व्यापारी सबसे तिरस्कृत। अब खुद किशनपुर के युवराज उससे सहयोग की बात कर रहे थे और ऊपर से पद मिलने का वादा। उसे लगा जैसे सपना देख रहा हो। युवराज, क्या आप सच में? मैं यहाँ मजाक करने नहीं बुलाता, युवराज ने कहा। मुद्दा सरल है। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। मैं तुम्हें चांदी दूंगा, सुरक्षा दूंगा। बदले में मुझे दासों की आपूर्ति चाहिए। लियांग दहाई ने झट से सिर हिलाया। युवराज, ये तो आसान है। आपको जितने दास चाहिए, मैं जुटा सकता हूँ। मुझे साधारण दास नहीं चाहिए। कारीगर चाहिए, बढ़ई, लोहार, कुम्हार। इनके लिए तुम्हें अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, युवराज ने कहा। लियांग दहाई ने सोचा, फिर बोला, ऐसे लोग अधिकतर निम्न वर्ग से आते हैं, कई खुद दास होते हैं। लाना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, पर ध्यान रहे, कभी भी किसी सुजन व्यक्ति का अपहरण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया तो मैं खुद तलवार उठाऊंगा। आज से तुम्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी, पर तुम भी पूरी ताकत से हर प्रदेश से दास खरीद कर किशनपुर भेजोगे, युवराज ने कहा। लियांग दहाई ने पूछा, युवराज, कुलन दास भी? युवराज का चेहरा थोड़ा बदला। कुलन दास यानी दक्षिण पूर्वी द्वीपों के सांवले, छोटे कद के लोग। और हाल के वर्षों में कुछ अफ्रीकी दास भी चंदनगर में दिखने लगे थे, उच्च वर्ग में प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाने वाले। यदि लियांग दहाई ने उनका जिक्र किया था, तो इसका मतलब था कि उसने विदेशी दास व्यापार से संपर्क बना लिया था। हाँ,
जहां से भी मिले ला सकते हो तो लाओ, युवराज ने कहा। समझ गया, युवराज, लियांग दहाई ने झुककर कहा। कुछ देर और विवरणों पर चर्चा के बाद युवराज ने उसके पास से 20 दास खरीदे महल के कार्यों के लिए। हर एक औसतन 10 तौल चांदी का, आधे बैल की कीमत। लियांग दहाई के जाते ही लता बुझी सी दिखी। शायद दास व्यापारी और युवराज की बातचीत ने उसके पुराने घाव कुरेद दिए थे। लता अपने मन की बात छिपाने वालों में नहीं थी। युवराज ने पूछा, तुम्हें लगता है मैं दास व्यापारी से हाथ मिलाकर अपनी गरिमा गिरा रहा हूं? यह अनैतिक है। आपके सेवक, मैं, लता चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रही थी। युवराज मुस्कुराए, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। दास व्यापार भले कानूनी हो पर सम्मानजनक नहीं। लेकिन सोचो, मेरे प्रदेश में सिर्फ 10 लाख घर हैं। इतने कम लोगों से राज्य को उठाने में कितने वर्ष लगेंगे? लता चुप हो गई। और अगर मैं ये दास ना खरीदूं तो कोई और उन्हें खरीदेगा। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि उनके हाथों में ये लोग बेहतर रहेंगे? शायद मेरे यहाँ उन्हें आज़ादी का मौका भी मिल जाए। युवराज ने कहा, मुझे उनकी स्थिति नहीं, उनका श्रम चाहिए। लता ने कपड़ों का किनारा पकड़कर सिर झुकाया। मेरी गलती थी, युवराज। मुझे लगा आप दास व्यापार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। चांदी का नाम सुनकर युवराज भी थकान से भर गए। उन्हें लगता था रोज 4-5 हजार तौल चांदी काफी होती है, पर बैल खरीदना, दास लेना, औजार बनवाना, कार्यशालाएं खड़ी करना, सब एक खड्डे जैसा था जिसमें चांदी गायब होती जाती थी। उन्होंने आह भरी, चांद को पकड़ने चला था और हाथ नाली में ही रह गए। लता घबरा गई। युवराज, मेरी गलती थी। ठीक है, माफ किया। युवराज ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर गर्म किया। अब इस बात को छोड़ो, हाथ कितने ठंडे हो गए हैं तुम्हारे? लता का चेहरा लाल हो गया। उसी समय महल के द्वार पर एक गोल मटोल आकृति दिखाई दी। युवराज चौंककर झट से लता का हाथ छोड़ बैठे। अहम, युवराज, कान्हैया दत्त ने 2 बार खांसते हुए कहा, ग्रेफाइट के साथ, जैसा आपने कहा था, कुछ चूना पत्थर भी ले आए हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? लल्ला के चंदनगर जाते ही कान्हैया दत्त ग्रेफाइट ले आए थे। पहली खेप से मशीनरी विभाग में क्रूसिबल तैयार हो चुके थे। एक छोटी सी स्टील उत्पादन लाइन तैयार हो गई थी। स्टील बढ़ने से मशीनरी विभाग को खुरपी मोर्चा बनाने की जरूरतें पूरी होने लगीं। अभी तक 2 मशीनें, लकड़ी और धातु तराशने वाली लेथ, बन चुकी थीं। इन्हें पानी चलित कार्यशाला में लगाया जाना था, जो अभी निर्माणाधीन थी। पर एक नई दिक्कत सामने आई। इन मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कारीगर चाहिए थे, और मशीनरी विभाग के पास पहले ही हाथों की कमी थी। इसी वजह से युवराज ने दास व्यापार का सहारा लिया था। तकनीक पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए कुशल कारीगर दासों को प्रशिक्षित करना जरूरी था। C44, इस्पात और सीमेंट, C43 जैसी स्मूथ शैली में। बिल्कुल, चलो चलते हैं। घोड़े तैयार करवाओ, युवराज सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपने विचारों से बाहर आ गए। अब जब ग्रेफाइट और चूना पत्थर दोनों खदानें मिल चुकी थीं, तो भले ही वे पूरी तरह शुरू न हुई हों, लेकिन थोड़ी बहुत सामग्री निकाली जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि खनन और धुलाई करने वालों को मजदूरी देनी पड़ती थी, जो मौजूद खजाने से संभव नहीं था। इसी वजह से युवराज सिंह लियांग दाहाई के साथ सहयोग को इतना महत्वपूर्ण मान रहे थे। अगर उसके पास मौजूद गुलाम मिल गए, तो खाने भी चलेंगी और कार्यशालाएं भी। और उन्हीं में से कुछ तेज व मजबूत लोगों को चुनकर वे आगे तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षित कर सकते थे। किशनपुर की आने वाली औद्योगिक क्रांति के लिए। महल से निकलकर युवराज सिंह और कान्हैया दत्त सीधे यंत्र विभाग पहुंचे। अब वह ज्यादातर समय यहीं बिताते थे, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से भविष्य बदला जाना था। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चंद्रकांत स्टील बनाने वाली नई उत्पादन रेखा में सुधार कर रहे थे। तकनीक मौजूद थी, लेकिन असली उत्पादन में छोटी छोटी गलतियां आ ही जाती थीं। इन दिनों युवराज ने चंद्रकांत को सबसे अधिक ज्ञान दिया था, क्योंकि वही तकनीकी क्रिस्टल का सबसे बड़ा लाभार्थी था। बाकी कारीगरों को केवल वही हिस्सा सिखाया गया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। पूरी प्रक्रिया किसी एक को भी नहीं बताई गई थी। एक प्रक्रिया, 10 हिस्से, 10 लोग, ताकि रहस्य बाहर न फैले। और सुरक्षा सख्त थी। अगर कोई एक भी कारीगर रहस्य लीक करता, तो उस पूरी उत्पादन पंक्ति को दंड मिलता। साम्राज्य में वैसे भी कारीगरों की स्थिति नीचे थी और उन्हें सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। हथियारों की गुप्त निर्मित रोकने के लिए उनकी नागरिकता भी कारीगर श्रेणी में दर्ज होती, जिससे उन पर नजर रखना आसान था। युवराज, ये रहा चूना पत्थर। चंद्रकांत ने पिछवाड़े पड़े सफेद पत्थरों की ओर इशारा किया। आधुनिक दौर में चूना पत्थर सीमेंट बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण था और लौह भट्टी में अशुद्धियां हटाने के लिए भी। ये सल्फर और सिलिकॉन को खींचकर लोहे को अधिक मजबूत बनाता था, वरना इस्पात भंगुर हो जाता। युवराज सिंह पत्थरों को देखते हुए खुश हुए। 2 मीटर ऊंचा ढेर, बिल्कुल सही आकार और गुणवत्ता। दोनों भट्टियां पूरी रफ्तार से चल रही थीं। 4 कारीगर बारी बारी से धौंकनी चला रहे थे। ऊपर से लगातार लोहायस्क, कोक और चूना पत्थर डाला जा रहा था। लाल लाल पिघला लोहा नीचे बहता जाता, फिर क्रूसिबल में इकट्ठा होता।
एक भर जाता तो दूसरा लग जाता। भले ही यह आधुनिक दुनिया की गति से बहुत पीछे था, लेकिन इस युग के लिए यह सच में जन उत्पादन था। इनसे निकला बेहतरीन इस्पात अब कृषि उपकरणों, मशीन के पुर्जों, कोयला भट्टियों व अन्य सामान में बदल दिया जाता था। चंद्रकांत इस समय भट्टी के ऊपर जमा हुआ काला भूरा स्लैग इकट्ठा करवाने में लगे थे। युवराज को देखकर उन्होंने माथे का पसीना पोंछा और बोले, महाराज, आपने कहा था कि चूना पत्थर डालने के बाद बनने वाला ये कचरा इकट्ठा करें। हमने काफी इकट्ठा कर लिया है, पर यह काम क्या आएगा? युवराज मुस्कुराए, इसे तुम कचरा समझते हो, ये तो एक बहुत ताकतवर चीज बनाने में काम आता है। चंद्रकांत की आंखें चमक उठी। अब तो बताना ही पड़ेगा, वरना नींद नहीं आएगी। युवराज हंसे, लोहे में तो चूना पत्थर का उपयोग तुमने देख लिया, लेकिन इसे जलाकर एक दूसरी चीज बनती है, सीमेंट। और यह स्लैग, इसमें भी सीमेंट के मुख्य तत्व होते हैं। इसे फेंकना तो पाप है। सीमेंट। चंद्रकांत और कान्हैया दत्त ने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा। अब तक वे युवराज सिंह के अजीब अजीब शब्दों के आदी हो चुके थे। कुछ देर बाद युवराज ने उन्हें सीमेंट और उसके उपयोग समझा दिए। तो अगर हम सीमेंट से शहर की दीवारें और सड़कें बनाएं? चंद्रकांत चौंक पड़े। तो वे लगभग अभेद्य हो जाएं। युवराज ने कहा, सीमेंट सिर्फ शुरुआत है। अगर इसमें पत्थर और बजरी मिलाकर कंक्रीट बनाया जाए, तो वह सच में हथियारों के आगे भी टिक जाता है। चंद्रकांत कुछ देर तक स्तब्ध रहे। अगर पूरे साम्राज्य की दीवारें कंक्रीट से बने, उन्होंने कहा, तो जंगली घुड़सवार तो कदम भी न रख सकें। युवराज हल्के से हंसे, तुम बहुत आगे दौड़ रहे हो, अभी हमारी अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं होती। चंद्रकांत का उत्साह थोड़ा धीमा पड़ा। उन्होंने थके स्वर में कहा, महाराज, कारीगर ही कम पड़ रहे हैं, हम अभी मौजूदा काम ही मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, सीमेंट बनाना तो दूर की बात है। युवराज ने गहरी सांस ली। मैं कोई उपाय निकालूंगा, जब तक जितना बन सके बनाते रहो। उन्होंने खान की सामग्री और स्टील उत्पादन की स्थिति देखी और कुछ निर्देश दिए। युवराज जानते थे, सड़कें ही समृद्धि की पहली शर्त होती हैं, और इस युग में शहर एक दूसरे के पास थे, इसलिए सड़कें बनाना भी उतना कठिन नहीं था। अब किशनपुर में क्रूसिबल स्टील की तकनीक उन्हीं के नियंत्रण में थी। ग्रेफाइट और चूना पत्थर की खानें भी उनके अधिकार में थीं। बस कमी थी मजदूरों और कारीगरों की। यही वजह थी कि उन्हें फिर से लियांग दहाई पर निर्भर होना पड़ने वाला था। हर साल जंगली कबीलों द्वारा पकड़े गए कई लोग दास बनकर बेचे जाते थे, और अनेक तस्कर यही व्यापार करते थे। इन दासों में युवराज की पहली पसंद साम्राज्य के अपने लोग थे, क्योंकि विदेशी दास भाषा न समझ पाने के कारण सिर्फ भारी काम कर सकते थे। कुछ देर यंत्र विभाग में बिताकर और तकनीक को सुधारने के निर्देश देकर युवराज सिंह और कान्हैया दत्त वापस लौटने लगे। तभी अचानक एक घोड़ा तेजी से आया और उनके सामने आकर रुका। उस पर बैठा व्यक्ति था वागेश शेखावत। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अध्याय 45, अधीनस्थों को साधने की कला। राजकुमार करण ने जैसे ही युवराज सिंह को देखा, हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और बोला, महाराज प्रणाम। उसके चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान थी। युवराज सिंह ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अरे, ये तो करण भाई हैं। यहाँ कैसे? क्या ही संयोग है। राजकुमार करण मन ही मन बड़बड़ाया। आधा दिन बर्फ में खड़ा रहा सिर्फ इन्हें रोकने के लिए, और ये इसे संयोग कह रहे हैं। पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए बोला, महाराज, यही तो हमारे बीच की किस्मत है। सुना था कि इन दिनों आप अध्ययन में मग्न हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा। सोचा, आज बस यूं ही टहलते मिल जाएंगे, और देखिए, मिल भी गए। असल में युवराज सिंह पिछले कई दिनों से जानबूझकर करण और उसके पिता से दूरी बनाए हुए थे। भारी बर्फबारी ने उन्हें अच्छा बहाना दे दिया था। उधर करण बार बार मिलने आता और हर बार लौटाया जाता। अब जबकि कान्हैया दत्त के मस्त किशनपुर शराब से उनका परिवार अमीर बन चुका था, राजकुमार करण बेचैनी में इधर उधर दौड़ रहा था। आज जैसे ही उसे पता चला कि युवराज बाहर हैं, वह तुरंत दौड़कर उनका रास्ता रोकने आ गया। युवराज ने सहजता से कहा, हाँ, इन दिनों एक नई चीज पर काम कर रहा था, इसी में व्यस्त था। करण के कान खड़े हो गए। नई चीज? महाराज ने अब क्या खोज निकाली? अब युवराज सिंह किसी मूर्ख, व्यर्थ राजकुमार की तरह नहीं दिखते थे। अब उनमें रहस्यमयी बुद्धि, प्रयोग और नए विचारों की बाढ़ दिखती थी। करण और उसका परिवार इन बदलावों को समझ नहीं पाते थे, पर मानना तो पड़ता था। युवराज ने धीमे स्वर में कहा, इस बार की खोज काफी खास है। वैसे कान्हैया दत्त ने मस्त किशनपुर को जिस तरह संभाला, मैं उनसे काफी संतुष्ट हूं। ये सुनते ही करण के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उसका परिवार जानता था कि एक घड़ा शराब 10 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था। 100 घड़ों के 10,000, और अब उत्पादन भी बढ़ गया था। कान्हैया दत्त रोजाना तगड़ा लाभ कमा रहा था। इसके सामने उनके कोयला स्टोव और ईंटों के धंधे की कमाई फीकी पड़ गई थी। करण ने घबराकर कहा, महाराज, आप कान्हैया दत्त को इतना बढ़ावा मत दीजिए। उनका बड़ा भाई छुपकर अवैध नमक बेचता था। धनपुर में सूरज की धूप में नमक सुखा सुखाकर बेचता रहा।
जब आपने नमक विभाग शुरू नहीं किया था तब भी वे अवैध व्यापार में लगे हुए थे। ये स्पष्ट था करण अपने परिवार के हित बचाने के लिए कान्हैया दत्त पर वार कर रहा था। गंभीर चेहरा बनाते हुए युवराज ने पूछा, सबूत है? मेरे पास नहीं, पर गवाह हैं जिन्होंने कान्हैया के आदमी को नमक धोते देखा है। करण बोला। युवराज ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, मैं इस पर जांच करवाऊंगा, पर सिर्फ तुम्हारी बात पर निर्णय नहीं ले सकता। अभी तुम जा सकते हो। करण के जाते ही चंद्रेश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये पिता पुत्र बड़े चतुर हैं। आपका और कान्हैया दत्त का झगड़ा करवाना चाहते हैं, लेकिन ये बात आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। युवराज सिंह हंसे। कुत्ते जब एक दूसरे को काटें तो मालिक को मजा आता है। अगर करण मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं भी उसका प्रयोग करूंगा। किशनपुर के बड़े घरानों को 2 गुटों में बांट दूं, एक को करण के हाथ में, एक को कान्हैया दत्त के। फिर दोनों को आपस में भिड़ने दो। असल नियंत्रण तो मेरे ही पास रहेगा। चंद्रेश ने सिर झुकाया। महाराज, यही शासक का तरीका है, नियंत्रण। युवराज सिंह मुस्कुराए। चलो, अब कान्हैया दत्त को बुलाते हैं। दोपहर में जब कान्हैया दत्त मुख्य कक्ष में आया, वह घबराकर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, ये सब झूठ है, पूरी तरह झूठ। युवराज ने कहा, उठो, मैंने अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया है। कान्हैया दत्त कांप रहा था। अवैध नमक व्यापार में पकड़ा जाना मृत्युदंड था। इतनी बड़ी सजा वह सहन नहीं कर सकता था। वह रोते हुए बोला, महाराज, करण झूठ बोल रहा है। असली दोषी वही है। खेती सुधार नीति लाने के बाद से उनके परिवार ने हल बैलों को छुपा छुपा कर रखा, कीमतें बढ़ाई, किसानों को लूटा। आपको भी मजबूरी में राजा वीरेंद्र से बैल खरीदने पड़े। महाराज, कृपया इसकी जांच करवाए। युवराज मन में सोचने लगे, ये बड़े घराने सब एक जैसे हैं, ऊपर से मीठे, भीतर से जहरीले। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका था। दोनों परिवार एक दूसरे का चेहरा नोचने पर उतारू थे और यह स्थिति युवराज के लिए परिपूर्ण थी। युवराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है? कान्हैया दत्त ने तुरंत कहा, पूरी तरह सच। आप गुप्त रूप से करण के खेतों और गोदामों की जांच कराएं, सब पकड़ा जाएगा। तभी चंद्रेश ने आकर घोषणा की, महाराज, करण के पिता राजा वीरेंद्र दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे हैं। कान्हैया दत्त ने दांत पीसते हुए कहा, देखा महाराज, उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, और अब जब उसे लगा कि चाल पलट गई है, वह खुद सफाई देने आ गया। युवराज सिंह ने क्रोधित होने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा, तो दोनों को सामने बुलाकर पूछताछ होगी। थोड़ी देर में राजा वीरेंद्र अंदर आए। दोनों घरानों के मुखिया जब आमने सामने हुए, हवा में ही शत्रुता की गंध फैल गई। दोनों एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और बोले, महाराज, हम दोषी हैं। अध्याय 46, मौका मछुआरे का। किशन चौधरी और युवराज सिंह दोनों ही एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि धर्मवीर शेखावत अपनी सफाई से शुरुआत करेगा, लेकिन वह तो बिना पूछे ही पहले से अपना अपराध कबूल कर चुका था। युवराज सिंह ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, पंडित जी, मैंने तो अभी पूछा भी नहीं, और आप पहले ही गलती मान बैठे। धर्मवीर शेखावत घबराते हुए बोला, युवराज, कुछ दिन पहले मैं अपने जमीनी इलाकों का निरीक्षण करने गया था। वहीं पता चला कि मेरा भतीजा विक्रम लोगों से जोतने वाले बैलों को छिपाकर महंगे दामों में बेच रहा था। भूमि सुधार योजना लागू होने के बाद से मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं, लेकिन लगता है मैंने आदमी पहचानने में गलती कर दी। ऐसी चूक हुई है, मैं दंड के योग्य हूं। उसके माथे पर पसीना था और वह लगातार झुक झुक कर क्षमा मांग रहा था। किशन चौधरी व्यंग्य से हंसा, वाह धर्मवीर जी, बड़ी तेजी दिखा दी। इतनी जल्दी बलि का बकरा भी खोज लिया। आपको तो अपने भतीजे से वैसी भी खास मोहब्बत नहीं थी। अब एक तीर से 2 निशाने, खुद भी बच गए और विक्रम भी हट गया। धर्मवीर तुनक कर बोला, किशन जी, कड़वाहट की भी कोई हद होती है। हमारे परिवार तो सालों से मिलकर चलते आए हैं। आप हमारे खानदान को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? वह बात सच थी। कुछ दिन पहले शेखावत परिवार ने ही युवराज सिंह के सामने अवैध नमक व्यापार का मामला उछाला था। पहले, जब युवराज को शासन की समझ नहीं थी, तब शेखावत परिवार का राज चलता था। कई बार धर्मवीर ने युवराज को तुच्छ समझकर बात भी की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बीमारी के बाद युवराज सिंह बिल्कुल अलग इंसान बन चुके थे, समझदार, सख्त, दूरदर्शी। पंडित पंकज जैसे लोगों की सलाह के बाद उनकी नजर और भी तेज हो गई थी। धर्मवीर जानता था कि पंडित पंकज कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कई फैसलों के पीछे उन्हीं की सोच रहती है। दूसरी तरफ, किशन परिवार दिन ब दिन संपन्न हो रहा था। ऐसे ही रहा तो कुछ वर्षों में उनका प्रभाव शेखावत से कहीं अधिक हो जाएगा। ये धर्मवीर के लिए बड़ा खतरा था। इसलिए उसने ये चाल चली ताकि किशन परिवार और युवराज सिंह के बीच फूट पड़े। किशन चौधरी क्रोध से कांपते हुए बोला, धर्मवीर, तुम इतनी आसानी से बच नहीं जाओगे। अवैध नमक का झूठा आरोप तुमने ही लगाया था हमारे खिलाफ। अगर युवराज सिंह वहां न होते तो दोनों परिवारों के ये मुखिया निश्चित ही एक दूसरे का गला पकड़ लेते। धर्मवीर युवराज की ओर मुड़कर बोला,
युवराज, सच क्या है, ये जांच से सामने आ जाएगा। कृपया जांच करवाएं। युवराज कुछ देर इन दोनों को देखते रहे। दोनों ही परिवार 6 जिलों में बड़ा प्रभाव रखते थे। कई अधिकारी उनके रिश्तेदार या समर्थक थे। उनके यहाँ मजदूर, किसान, निजी सैनिक, सबकी भरमार थी। अगर युवराज सिंह किसी एक पक्ष का पूरा साथ दे देते तो दूसरा परिवार बुरी तरह बगावत कर सकता था। अभी राज्य उभर ही रहा था, उसे स्थिरता चाहिए थी, युद्ध नहीं। इनकी लड़ाई से समय और संसाधन दोनों बर्बाद होते। इसलिए युवराज ने सोचा, क्यों न दोनों से ही लाभ उठाया जाए। एक दूसरे से जलते बुझते रहें और मछुआरे की तरह फायदा युवराज उठाते रहें। अंत में उन्होंने कहा, बहुत हो गया, बहस बंद करो। धर्मवीर जी, बैलों का मामला आपके परिवार से जुड़ा है, उसे आप अपने तरीके से सुलझाएं। पर बैलों के बारे में? धर्मवीर की आंखों में चमक आ गई। युवराज उसे छोड़ रहे थे। वह तुरंत बोला, युवराज, हम अपने सभी अतिरिक्त बैल जिलों में भेज देंगे। हर साल सिर्फ थोड़ा सा किराया लेते रहेंगे। युवराज संतुष्ट हुए। इससे सामूहिक खेतों में बैलों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। फिर उन्होंने किशन चौधरी की ओर देखा। जहां तक अवैध नमक व्यापार की बात है, जांच मैं खुद करवाऊंगा। जब तक निर्णय न आए, कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। किशन का दिल धक से रह गया। बात अभी खत्म नहीं हुई थी, ये साफ था। दोनों ने झुककर विदा ली, एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकल गए। उनके जाते ही कान्हैया दत्त मुस्कराते हुए बोला, युवराज, आपकी चालें अब और निपुण होती जा रही हैं। आपने किशन परिवार को राहत दी, पर तुरंत लगाम भी कस दी। और धर्मवीर को दंड न देकर उससे बैल निकलवा लिए। नमक का मामला अब किशन परिवार पर तलवार बनकर लटक रहा है। युवराज हंसते हुए बोले, हाँ, किशन चौधरी समझदार है। अब वह और भी आज्ञाकारी रहेगा, शेखावत परिवार से भी ज्यादा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शेखावत हवेली के बाहर। किशन चौधरी गुस्से से बोला, धर्मवीर, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, देखना, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। धर्मवीर भी हंस पड़ा। गुस्सा क्यों कर रहे हैं किशन जी? आपने भी तो कम चोट नहीं मारी। और दोनों अलग अलग दिशाओं में गुस्से से चले गए। किशन हवेली लौटकर बेचैन हो उठा। उसे लगा कि युवराज सिंह ने शेखावत परिवार को सिर्फ बैलों की वजह से ढील दी है। ये सोचकर वह तुरंत वेई परिवार से मिलने गया। उसकी बेटी की शादी वेई परिवार के बेटे से हुई थी, इससे दोनों परिवार काफी नजदीक थे। वेई हवेली में पहुंचकर किशन ने सारी घटना विस्तार से बताई। वेई परिवार के मुखिया वेई होंग ये सुनकर परेशान हो उठा। तो तुम चाह रहे हो कि हम भी अपने ज्यादा बैल दान कर दें? किशन ने शांति से समझाया। सोच कर देखिए, एक बैल की कीमत 10 चांदी भी नहीं। लेकिन धुंधला किशनपुर शराब का एक घड़ा उससे ज्यादा पैसा कमा देता है। उत्पादन बढ़ रहा है, लाभ सालों में लाखों तक जाएगा। छोटी हानि छोड़कर बड़ी कमाई पकड़नी चाहिए। वेई होंग ने शिकायत की। कमाई तो तुम्हारी हो रही है किशन जी, मेरे हिस्से में तो बस कुड़कुड़ाना आता है। किशन हंसा, अरे, आप तो 6 जिलों के सबसे बड़े अनाज व्यापारी हैं। खेत भी सबसे ज्यादा आपके। 1000 बैल दे भी दिए तो नुकसान नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं नुकसान की भरपाई भी कर दूंगा। वेई होंग ने भारी मन से सांस भरी। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम साथ देंगे। उसने आगे धीमे से कहा, लेकिन किशन जी, आप युवराज के सामने हमारी तरफ से भी कुछ कह देंगे तो अच्छा रहेगा। किशन ने पल भर सोचा, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। निश्चिंत रहें, आपकी दरियादिली युवराज तक पहुंच जाएगी। यदि युवराज की कृपा हम पर बनी रही तो दोनों परिवारों का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि धर्मवीर ने अब अपनी असलियत दिखा दी है। हमारे परिवार अभी नए हैं। शेखावत और सूर्यवंश जैसे पुराने घरानों से लड़ने के लिए युवराज का सहारा जरूरी है। वेई होंग ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो किशन जी। C47 रसायन की नींव। किशनपुर शहर, वांग हवेली। वांग चेंगचो और सन युवांजी आमने सामने बैठे थे। नीचे वांग शिजिए चुपचाप मौजूद था। किशनपुर के युवराज सिंह के निवास से लौटने के बाद से ही सन युवांजी वांग परिवार में खबर का इंतजार कर रहा था। अब जब वांग चेंगचो ने सारी बात बताई तो वह धीरे से बोला, भाई वांग, सच कहूं तो ये बड़ा नाजुक मामला था। युवराज ने वांग परिवार को दंड नहीं दिया, इसका मतलब है कि वह अभी भी पुरानी निष्ठा को महत्व देता है। वांग चेंगचो ने भारी सांस छोड़ी। हाँ, पिछले 5 सालों में हमारा घराना उसके लिए कितना धन बहाता आया है। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। इस बार तो बस किस्मत साथ दे गई। सन युवांजी भी उलझन में था। अब युवराज में एक समझदार शासक की झलक है। और वह पंडित पंकज के साथ कुछ ज्यादा ही निकट हो गया है, कारण कोई नहीं समझ पा रहा। वांग चेंगचो ने भौहें सिकोड़ लीं। युवराज में यह अचानक बदलाव, ये हाल ही के हत्या प्रयास के बाद ही आया है। शायद उसे एहसास हो गया है कि सिंहासन की लड़ाई कितनी खतरनाक है। इसलिए अब वह अपनी शक्ति बना रहा है अपनी रक्षा के लिए। हाँ, ऐसा ही दक्षिण के राजा वीरेंद्र के साथ हुआ था। पहले वह भी युवराज जैसा ही उथला था, लेकिन जैसे ही शक्ति संघर्ष का असली रूप उसने देखा, वह बदल गया।
आज उसका प्रदेश सबसे समृद्ध है, सन युवानजी बोला। इसका मतलब, अब वह पहले की तरह हमारे हाथ की कठपुतली नहीं रहा। अब हमें उसके आसपास बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा, वांग चेंगचो ने कहा। सन युवानजी बोला, और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि किन और वेई परिवार हमारी ताकत देख देख कर बैठे हैं। वही असल प्रतिद्वंदी हैं। वांग चेंगचो ने भारी मन से सिर हिलाया। हालात बदल चुके हैं, अब हमें ढलना होगा। किन चुवानयुन तो अभी से युवराज को प्रसन्न करने में लग गया है ताकि अवैध नमक वाले आरोप ढक सके। ऐसा न हो कि हम पीछे रह जाएं। मेरा सुझाव है, हमारी दोनों फैमिली मिलकर 500 बैल दान करें। 500 बैल, ठीक है। अगर इससे किन और वेई परिवार दब जाएं, सन युवानजी ने मान लिया। ये सुनते ही नीचे बैठा शिजिए बोला, पिताजी, ये बहुत कम है। मुझे लगता है युवराज किसी नए व्यवसाय पर काम कर रहा है, बहुत फायदेमंद। मैंने उसकी बातें सुनी हैं, और वह शायद किन परिवार को देने का सोच रहा है। ये सुनकर वांग चेंगचो चौकन्ना हो गया। तुम पक्का कह रहे हो? हाँ, युवराज ने कहा कि यह काम मधोशी किशनपुर जितना कमाओ है, शिजिए बोला। सन युवानजी की आंखें चमक उठीं। तो यह मौका हमें ही पकड़ना होगा। मैं अकेला 1000 बैल देने को तैयार हूं, बस युवराज की नजरों में हमारी पकड़ बने रहनी चाहिए। वांग चेंगचो खिल उठा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे पास तो बचे हुए बैल भी कम रह गए हैं। अगर सन परिवार आगे आए तो ये बड़ी राहत होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह के महल में जब वांग शिजिए पहुंचा तो उसने देखा कि किन चुवानयुन अभी अभी बाहर निकला है। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह अंदर पहुंच गया। मुख्य कक्ष में युवराज सिंह हाथ में एक कागज लिए मुस्कुराते हुए बैठे थे। शिजिए ने पूछा, युवराज, इतना प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? युवराज सिंह ने कागज दिखाते हुए कहा, किन और वेई परिवार दोनों ने मेरी खेती विस्तार योजना के समर्थन में 500 बैल दान किए हैं। वाकई वफादार लोग हैं। शिजिए हंस पड़ा। युवराज, वह तो कुछ भी नहीं। मैं उसी काम से आया हूं। हमारा वांग परिवार अपने बचे हुए बैल सरकार को दे चुका है। लेकिन इसके अलावा वांग और सन परिवार आपको सीधे 1500 बैल दान कर रहे हैं। युवराज सिंह ने आश्चर्य का नाटक किया। अरे, वाकई, युवराज, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? ये रहा करार। शिजिए ने रेशमी दस्तावेज आगे बढ़ाया। युवराज सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, वांग और सन परिवार सच में उदार हैं। मैं ऐसी निष्ठा की कद्र करूंगा। इस बार उसकी मुस्कान असली थी। 2500 नए बैल का मतलब था 25,000 घरों को खेती की मदद। किशनपुर और आसपास की 6 प्रांतों में कुल लाखों परिवार थे, और यह प्रणाली अब तेजी से आकार ले रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ा झिझककर शिजिए ने मुख्य विषय उठाया। युवराज, आपने एक नए उत्पाद का जिक्र किया था, क्या बता सकते हैं? युवराज सिंह बोले, वह चीज है साबुन। कुछ पुराने यीजी जैसा। समझे? शिजिए ने तुरंत याद किया। यीजी, हाँ, कुछ समय पहले मेरे हिस्से में आया था। युवराज ने सिर हिलाया। महायू साम्राज्य में लोग लकड़ी की राख और सुअर की चर्बी से यीजी बनाते थे, अनाड़ी, बदबूदार और सिर्फ रानियों नवाबों के लिए। लेकिन युवराज सिंह अब साबुन बनाने जा रहा था, क्योंकि उसे हाल ही में चूना पत्थर मिल गया था, और चूना पत्थर से बनाया जा सकता था क्षार एल्कलाई, जो बड़े पैमाने पर साबुन उद्योग का आधार था। ये रसायन उद्योग की शुरुआत थी। युवराज ने समझाया, ये साबुन यीजी से कहीं बेहतर होगा। जब ये चंदनगढ़ राजधानी पहुंचेगा, सारे रईस टूट पड़ेंगे। शिजिए का मन उछल पड़ा। साबुन बनाना एक छुपा हुआ राज था। कोई व्यापारी इसे भेद नहीं पाता था। शिजिए ने तुरंत कहा, युवराज, बस इस बार किन परिवार को मत दीजिए। हमने उनसे 500 बैल ज्यादा दिए हैं, ये हमारी सच्ची भक्ति है। युवराज सिंह ने कहा, ठीक है, ये साबुन व्यवसाय वांग परिवार को मिलेगा, एक शर्त पर। तुम मुझे तेल सप्लाई करोगे। शिजिए चौंक गया। तेल? कौन सा तेल? महायू साम्राज्य में लोगों को पता ही नहीं था कि पशु चर्बी और वनस्पति तेल दोनों से साबुन बन सकता है। वे सिर्फ सुअर की अग्न्याशय वाले पुराने तरीके को सच मानते थे, इसलिए उत्पादन असंभव था। बाकी जरूरी चीज थी क्षार। युवराज भले अभी समुद्री पानी से बिजली के जरिए क्षार नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसे पुराने तरीकों से क्षार बनाना आता था, और इसी कारण वह चूना पत्थर तलाश रहा था। चूना और लकड़ी की राख दोनों मिलकर साबुन उद्योग, रसायन विज्ञान और आने वाले लोहे इस्पात सुधारों की नींव रखते थे। अध्याय 48, लीसन की वापसी। किसी भी तरह का खाने योग्य तेल चलेगा। युवराज सिंह ने यही अंतिम बात कहकर वांग शिजिए को विदा किया। अभी वह चारों बड़े घरानों पर ज्यादा समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखते थे। वह जो मुनाफा उन्हें बांट रहे थे, वह केवल इसलिए ताकि उन्हें अब भी लगे कि वे युवराज के साथी हैं। असल में युवराज सिंह अपने प्रदेश में शक्तिशाली परिवारों का प्रभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे घराने शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। महायू साम्राज्य पहले से ही इन्हीं कुलीनों की मनमानी के कारण टूट रहा था, वह वही गलती दोहराने वाले नहीं थे। वांग शिजिए के जाने के बाद उन्होंने कान्हैया दत्त को बुलाकर पंडित पंकज को संदेश भेजा।
नई तकनीकों के विस्तार के साथ अब कई तरह की वस्तुएं मशीन विभाग और युवराज भवन में बनने वाली थीं। मधोशी किशनपुर वाली शराब और इत्र पहले ही पूरी तरह महल के भीतर तैयार किए जाते थे, केवल विश्वसनीय अंगरक्षक ही शामिल होते थे। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। युवराज सिंह जानते थे कि जरूर कोई न कोई जासूस आसपास मंडरा रहा होगा उनकी कार्यशालाओं के रहस्य चुराने के लिए। इसीलिए वह अब पेटेंट विभाग की स्थापना कर रहे थे। अब से मशीन विभाग की प्रत्येक तकनीक पेटेंट विभाग में दर्ज होगी, जिसकी देखरेख स्वयं चंद्रेश करेगा। कोई व्यापारी, अधिकारी या व्यक्ति पेटेंट चुराते पकड़ा गया तो कड़ी सजा मिलेगी, अत्यधिक मामलों में मृत्युदंड भी। किसी को भी पंजीकृत तकनीक का उपयोग करना हो तो लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल युवराज सिंह तकनीक किसी को बेचने का सोच नहीं रहे थे, लेकिन कानून पहले से तैयार होना आवश्यक था। उन्होंने पंडित पंकज के साथ यह भी तय किया कि आम नागरिक भी अपने आविष्कारों का पेटेंट करा सकेंगे ताकि देश में नवाचार को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही खनिज विभाग की स्थापना भी की गई, सरकारी खदानों की नींव तैयार करने के लिए। खनिजों पर नियंत्रण, उद्योगों पर नियंत्रण था। पंडित पंकज को युवराज सिंह की नई नीतियों से कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक युवराज अपने प्रदेश को संभालने की नीयत से काम कर रहे थे, वह उन्हें रोकने का विचार भी नहीं रखते थे। अंततः काम उन्हें ही करना होता था। अब जब बर्फ पिघल चुकी थी, किशनपुर फिर से हलचल से भर गया था। जब वांगशीजिए खाद्य तेल खरीदने में लगे थे, युवराज सिंह अपने निजी अंगरक्षकों से कास्टिक घोल बनवाने लग गए। चूना पत्थर और लकड़ी की राख को साथ उबालने की यह पुरानी विधि भले ही सरल थी, लेकिन फिलहाल सबसे कारगर उपाय यही था। कुछ दिन इसी तैयारी में बीत गए। तभी एक अप्रत्याशित व्यक्ति के आने से पूरा महल हिल गया। युवराज, लीसन वापस आ गया। लता की उत्साहित आवाज सुनकर जोया के साथ मिलकर साबुन के परीक्षण में डूबे युवराज सिंह चौंक कर उठे। हंसते हुए उन्होंने ब्रश रख दिया। मैं सोच ही रहा था, अब उसे लौट आना चाहिए था। तभी लीसन अंदर आया, पीठ पर गठरी लिए। युवराज को देखकर उसने झुककर कहा, युवराज, यह आपका सेवक लौट आया। औपचारिकता छोड़ो। युवराज मुस्कुराए। बताओ, चंदनगढ़ की यात्रा कैसी रही? लीसन ने गठरी लता को थमाए और बोला, रानी जरीन ने संदेश भेजा है, सम्राज्ञी को युवराज का इत्र बहुत पसंद आया है। महल की रानियां भी उसे बेहद चाहती हैं। जहां तक मधोशी किशनपुर की बात है, सम्राट विक्रमेंद्र स्वयं इत्र के साथ वह शराब पीकर इतने खुश हुए कि प्याला छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आपकी शराब की खूब तारीफ की। लता खुशी से खिल उठी। मैंने कहा ही था, महल की रानियां इसे पसंद करेंगी। युवराज ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्हें पहले से पता था कि ये लग्जरी वस्तुएं दरबार में धूम मचाएंगी। फिर उन्होंने पूछा, बस इतना ही? लीसन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, सम्राट इतने प्रसन्न हुए कि दरबार में राजस्व विभाग के उपमंत्री को आदेश दिया, आपके प्रदेश के लिए 2 लाख चांदी जारी की जाए। और कहा है कि अगर आप ऐसे ही प्रदेश को संभालते रहे तो दरबार आपके लिए तय किया हुआ पूरे 10 लाख चांदी का कोष धीरे धीरे जारी कर देगा। युवराज आंखें फाड़कर बोले, क्या कंजूसी है? ये 10 लाख चांदी राजकुमारों को उनके प्रदेश संभालते समय मिलने वाला परंपरागत धन था, जैसे किसी अमीर व्यापारी का अपने बेटे के पहले व्यापार में निवेश। महायू साम्राज्य उत्तर की लड़ाइयों से जूझ रहा था, लेकिन दक्षिण में समृद्धि और व्यापार खूब फला फूला था। कर वसूली इतनी अधिक थी कि युवराज को यह सौंग युग के चरम जैसी लगती थी। दरबार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सम्राट विक्रमेंद्र अपने बेटों के मामले में कंजूस ही थे। इतने में कान्हैया दत्त भी आ पहुंचे। बात सुनकर हंसते हुए बोले, युवराज, 2 लाख बहुत होते हैं। इससे बहुत काम हो सकता है। क्यों न इसे खनिज विभाग को दे दिया जाए? खदानें खोलने के लिए धन चाहिए। युवराज ने माथा पकड़ा। अभी तो ठीक से पदभार भी नहीं संभाला और तुम पहले ही पैसे मांगने लगे। फिर उन्होंने सांस छोड़कर कहा, ठीक है, आधा ले लो। 1 लाख चांदी। धन्यवाद युवराज। कान्हैया दत्त खुश हो गया। 1 लाख बहुत नहीं था, लेकिन कुछ न होने से कहीं बेहतर था। अब उसे कोयला, लोहे, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और अन्य खदानों का पूरा प्रबंध करना था। इसके लिए धन तो समुद्र की रेत जैसा चूहा देता था। तभी लीसन ने जोड़ा, युवराज, इसके अलावा रानी जरीन ने भी आपके लिए 2 लाख चांदी भेजी है। युवराज स्तब्ध रह गए। मां के पास इतना धन आया कहां से? लीसन ने हंसते हुए बताया, सब आपके इत्र की वजह से। महल की रानियों ने पहले ही भारी मात्रा में ऑर्डर दिए हैं, सोना चांदी एडवांस में जमा किया है। सब इस पत्र में लिखा है। युवराज ने पत्र खोला और उनका चेहरा गंभीर हो गया। धन इत्र से आया था, पर असली समस्या यह नहीं थी। पत्र में सम्राज्ञी झा और राजकुमार दोनों का नाम था। सम्राज्ञी का नाम होता तो कोई चिंता नहीं, लेकिन राजकुमार का नाम जोड़ने का मतलब। रानी जरीन का संदेश साफ था। सम्राज्ञी झा युवराज सिंह को राजकुमार की गुट में खींचना चाहती है। इसका अर्थ था, सिंहासन की दौड़ में राजकुमार के सभी दुश्मन अब युवराज सिंह को भी दुश्मन मानेंगे। कान्हैया दत्त ने चिंता भरा चेहरा बनाया। युवराज, समस्या क्या है? युवराज ने भारी सांस ली।
समस्या ये कि चौथे राजकुमार की चाल के बाद मैं जान से मारा जाता। अब सम्राज्ञी मुझे राजकुमार का संभावित सहयोगी समझ रही है। इसका मतलब है कि जो भी राजकुमार को हटाना चाहता है, अब मुझे भी शत्रु मानेगा। कान्हैया दत्त ने पत्र पढ़कर कहा, सच है। पत्र में लिखा है कि सम्राज्ञी और राजकुमार आपके संघर्षों से प्रभावित हैं और वे अतिरिक्त 1 लाख चांदी और भेजेंगे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ देर सोचकर युवराज सिंह कंधे उचकाकर बोले, ठीक है, पैसा तो आ ही गया है। अभी मेरा काम प्रदेश को विकसित करना है। अगर मैं सभी राजकुमारों के बीच संतुलन बना सकूं, तो वही सबसे अच्छा होगा। अध्याय 49, व्यापारी संघ। लीसान के लौटते ही अगले दिन किशनपुर में राजकोष का अनुदान पहुंचा। दरबार की चांदी के साथ साथ महल की रानियों के इत्र आदेशों का अग्रिम भुगतान मिलाकर अब युवराज सिंह के पास कुल 5 लाख तौल चांदी थी। किशनपुर जैसे प्रदेश में ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन युवराज की योजनाओं के सामने ये समुद्र में एक बूंद जैसी थी। ऊपर से इनमें से 2 लाख तौल तो रानियों के इत्र आदेश का अग्रिम था, जिसे तुरंत कच्चा माल खरीदने में लगाना पड़ता, यानी असली उपयोग की रकम और भी कम रह जाती। युवराज ने तय कर लिया था कि इत्र वे किसी और को नहीं बेचेंगे। कई व्यापार उन्हें स्थानीय रईसों में बांटना था, ताकि उन पर निगरानी बनी रहे, पर कुछ उद्योग सीधे उनके नियंत्रण में रहने थे, जहां से सबसे अधिक लाभ उठाया जा सके। दक्षिण में व्यापार सबसे तेजी से धन पैदा करता था, और अपने तकनीकी ज्ञान के कारण युवराज लंबे समय से अपना खुद का व्यापारी संघ स्थापित करना चाहते थे। जहाज बनवाने का मुख्य उद्देश्य भी व्यापार ही था। इतिहास बार बार साबित कर चुका है कि समृद्धि का मार्ग व्यापार से होकर जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्भीक अश्वदल के कप्तान करण प्रकाश महाराज को प्रणाम। कान्हैया दत्त के साथ की गई जांच के बाद युवराज को पता चला था कि करण का कोई शक्तिशाली पारिवारिक प्रभाव नहीं था। वह किशनपुर के रईसों की राजनीति से दूर था और व्यापार के लिए यही उचित था। मित्र बनाना, बातचीत में चतुराई, परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता, ये सब सैन्य विभाग से अधिक व्यापारी संघ के लिए उपयुक्त था। युवराज सिंह ने कहा, उठो, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। करण प्रकाश मुस्कुराया, महाराज आदेश दें, प्राण देकर भी पूरा करूंगा। युवराज उसके चापलूसी भरे स्वभाव को जानते थे, इसलिए सीधा मुद्दे पर आए, मैं एक व्यापारी संघ बना रहा हूं, और उसका प्रमुख तुम्हें बनाना चाहता हूं। करण का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। महाराज, मैंने तो बारहियों के सामने असफलता के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है। युवराज ने हाथ उठाकर बात रोक दी, ये दंड नहीं है। उस घटना के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। तुम्हारी सैन्य पदवी बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम व्यापारी संघ भी संभालोगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारे पिता शेखर प्रकाश भी व्यापारी थे, सही? करण को जैसे शर्म आ गई। अभी भी साम्राज्य में व्यापारियों को कुछ नीची दृष्टि से देखा जाता था। उसके पिता ने बहुत धन देकर ही उसके लिए सैनिक पद खरीदवाया था। यही कारण था कि लक्ष्य उसे पसंद नहीं करता था। अब युवराज उसे व्यापारी संघ दे रहे थे, मानो उसे सैनिक नहीं, व्यापारी बना रहे हों। पर पदवी न छीनने से थोड़ी राहत मिली। महाराज सही कह रहे हैं, करण ने धीरे से कहा, मेरे पिता कभी कपड़े का व्यापार करते थे। युवराज ने कहा, मुझे पता है कि यह काम तुम्हें शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन समझ लो, ये व्यापारी संघ राजकाज का हिस्सा है। ये व्यापारी है, पर सरकारी व्यापारी। अगर तुम सेना में ही रहना चाहते हो, तो मैं किसी और को नियुक्त कर दूंगा। बस ध्यान रखो, लक्ष्य ने बताया है कि मैदानों में कठोर सर्दी के कारण बड़ी संख्या में पशु मर गए हैं। इस सर्दी यादवपुर की तरफ हमला संभव है। महाराज, मैं ये दायित्व स्वीकार करता हूँ। युवराज हल्का मुस्कुराए, अच्छा निर्णय। हर व्यक्ति की कुछ खूबियां और कुछ सीमाएं होती हैं, और तुम सेना से ज्यादा व्यापार के लिए बने हो। करण बोझिल मन से आगे बढ़ा और ध्यान से सुनने लगा। व्यापारी संघ का नाम रखा गया वनतोंग व्यापारी संघ। ये युवराज के नाम पर संचालित होगा, ताकि साम्राज्य भर में सुरक्षात्मक अधिकार और कर मुक्त मार्ग मिल सके। युवराज ने 50,000 तौल चांदी अलग रखकर 5 छोटे जहाज खरीदने का आदेश दिया, जलमार्ग से व्यापार के लिए। साथ ही 10 व्यापारी काफिले बनाने का निर्देश दिया, स्थल मार्ग के व्यापार हेतु। अभी यह शुरुआत थी, पर हर महान कार्य छोटे कदम से ही शुरू होता है। युवराज ने करण को आधुनिक व्यापार प्रणालियों के बारे में समझाया, लेखांकन, अनुबंध, जोखिम बांटने की विधि, बहुमार्ग लाने ले जाने का मॉडल। टेक्नोलॉजी क्रिस्टल से मिली जानकारी से ये सब उनके लिए स्पष्ट और आसान था। करण के व्यापारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ये ज्ञान उसे समझ भी जल्दी आया, जैसे किसी ने धुंध हटा दी हो। पहला उत्पाद तुम इत्र को बनाओगे, युवराज ने कहा। इसे जलमार्ग से दक्षिण भेजो, सीधे बड़े नगरों में बेचो। करण के भीतर अनजाना उत्साह जागने लगा। महाराज, यदि अनुमति हो, तो मैं अपने कुछ विश्वसनीय साथी भी साथ रखना चाहूंगा। युवराज हंस पड़े, रख लो, बस लक्ष्य को मत साथ ले जाना। करण ने सलाम किया और व्यापारी संघ की तैयारी में लग गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करण के जाते ही कान्हैया दत्त लियांग दहाई को लेकर अंदर आए। युवराज ने पूछा, दहाई, गुलामों की व्यवस्था कैसी चल रही है?
दाहाई बोला, महाराज, काफी कठिनाई हुई, पर मैंने हर संपर्क का इस्तेमाल किया। इस बार कुल 950 गुलाम एकत्र किए हैं। रास्ते साफ होते ही मैं और भी उत्तर से खरीदने जाऊंगा। 950 लोग अभी भी कम थे, पर शुरुआत के लिए ठीक थे। समुद्री व्यापार और जहाज बनने के बाद ही सस्ता श्रमिक बल बड़ी मात्रा में मिल पाएगा। अच्छा काम किया, युवराज ने कहा। फिर कान्हैया दत्त को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर दाहाई को 20,000 तौल चांदी दी। दाहाई चौंक गया। महाराज, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगली खेप की अग्रिम राशि समझो, युवराज ने कहा। मौजूदा गुलाम कहाँ हैं? महाराज, वे किशनपुर शहर के उत्तरी घाट पर हैं। युवराज ने कान्हैया दत्त से कहा, लक्ष्य को साथ लेकर जाओ और सभी गुलामों को पूर्वी सैन्य शिविर में ले जाओ। मैं उन्हें कल देखूंगा। दोनों झुककर बाहर चले गए। अब जब युवराज के पास पर्याप्त धन था, वे विकास की गति और तेज करना चाहते थे। करण को दी गई सर्दी और बारहियों वाली चेतावनी केवल डर दिखाने के लिए नहीं थी। असल में यादवपुर की सीमा के पास बारहियों के टोहिए पहले ही देखे जा चुके थे। अध्याय 50, कार्यशाला क्षेत्र। किशनपुर के पूर्वी सैन्य शिविर में आजकल असामान्य हलचल थी। यही वह जगह थी जहां कभी 3,000 सैनिकों वाली किशनपुर सेना रहती थी, लेकिन अब वहां मुश्किल से 300 से थोड़ा अधिक जवान बचे थे। कई बैरक खाली पड़े थे, कुछ में जाले और धूल की मोटी परत तक जम चुकी थी। लेकिन अब वह वीरानी खत्म हो रही थी। पुराने कमरे साफ किए जा चुके थे और नई भर्ती के नोटिस लग चुके थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग भर्ती होने आते जा रहे थे। आधे महीने में नए रंगरूटों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती और तब ये शिविर फिर से अपनी पुरानी ताक पा लेता। पुराने सैनिकों के भीतर उत्साह साफ दिखाई देता था, जैसे वे फिर उन दिनों में लौट गए हों जब जंग अभी सब कुछ नहीं निगल पाई थी। और सैनिक संख्या बढ़ने का मतलब था पदोन्नति का मौका। लेकिन रंगरूट आने से पहले ही फटे पुराने कपड़ों में ढके कुछ लोग शिविर में ला दिए गए। पूछताछ करने पर सैनिकों को पता चला कि ये वे गुलाम थे जिन्हें युवराज सिंह ने अलग अलग इलाकों से खरीदा था। पहले सैनिकों की राय युवराज के बारे में अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में शहर भर में उनकी बदली हुई छवि की बातें फैल चुकी थीं और लोग अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे थे। अगले दिन जब युवराज सिंह शिविर पहुंचे तो लक्ष्य सबसे पहले शिकायत लेकर खड़ा हो गया। महाराज, ये गुलाम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। नए रंगरूट आने वाले हैं। मेरे पास जगह नहीं बचेगी। युवराज ने हाथ बाजू में डालते हुए कहा, मैंने इन्हें यहीं रोकने का इरादा कभी नहीं किया। नए रंगरूट आने से पहले ही इन्हें निकाल दिया जाएगा। बाहर बर्फ रुक चुकी थी, लेकिन ठंड और बढ़ गई थी। सुनहरी धूप के बावजूद युवराज को ठंड चुभ रही थी। लक्ष्य ने राहत की सांस ली। ठीक है महाराज, लेकिन आपने इतने गुलाम क्यों खरीद लिए? राजमहल को इतने नौकरों की क्या जरूरत? युवराज ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, तुम्हें लगता है इस सर्दी में यादवपुर पर हमला करने की संभावना है? लक्ष्य गंभीर हो गया। कहना मुश्किल है। 3 साल पहले किशनपुर पर जो हमला हुआ था, उसमें यहाँ के 1 लाख से ज्यादा नौजवान पकड़ कर ले जाए गए थे। अभी तक हालात पूरी तरह सुधरे नहीं हैं। तर्क से देखें तो बारहियों को समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ अब लूटने योग्य कुछ खास नहीं बचा। लेकिन मैदानों से आने वाले व्यापारियों ने बताया है कि इस बार की कड़क सर्दी ने उनके ढेरों पशुओं को मार दिया है। यादवपुर के उत्तर में रहने वाली यांतु जनजाति की हालत सबसे खराब है। अगर वे मजबूर हुए तो हमला कर सकते हैं। युवराज ने सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यांतु जनजाति 30,000 योद्धा तैयार कर सकती है। हाँ, वहां हर पुरुष योद्धा होता है। बूढ़े, स्त्रियां और बच्चे छोड़कर सभी लड़ सकते हैं। और इस बार उनके पशु मर गए, अगले साल खाने को कम पड़ेगा। यानी वे अनाज और सामान जमा करने के लिए हमला कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उनसे व्यापार कर सकते हैं? किशनपुर एक और युद्ध झेल नहीं सकता। युवराज की आवाज धीमी थी, लेकिन सोच साफ थी। अगर वे यादवपुर पर हमला करते हैं और हमें उनसे लोहा कोयला चाहिए, तो नुकसान हमारा ही होगा। लक्ष्य ने कहा, कभी कभी यादवपुर के व्यापारी उनसे ऊन, चमड़ा और पशु लेकर कोयला व लोहा यस देते हैं। लेकिन इस साल तो उनके पशु ही मर गए, कोई मरे हुए पशु क्यों खरीदेगा? युवराज के भीतर एक विचार उभरा। उनके पास साबुन बनाने के लिए सोडा ऐश जमा था, लेकिन तेल भी महंगा होने के कारण उत्पादन रुक रहा था। लेकिन अगर यांतु जनजाति के पशु मर गए हैं, तो पशु चर्बी खरीदने का यह मौका सही था। लक्ष्य ने जिस कोयला लोहे की बात कही, वह सीधे सीधे कान्हैया दत्त के परिवार की ओर इशारा थी, जो लंबे समय से मैदानों के व्यापारियों से निजी लेन देन करता था। साम्राज्य ने भले ही बारहियों को कोयला और लोहा बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा हो, पर अवैध व्यापार हर दौर में होता है। युवराज का बारहियों से कोई लगाव नहीं था। मैदानों की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा थी, पर वह इस समय उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अभी उन्हें स्थिरता और विकास चाहिए था, गौरव बाद में। इसीलिए उन्होंने ये योजना लक्ष्य से साझा नहीं की। सदियों पुराने इस वैर में ऐसे सौदे सम्मानजनक नहीं कहे जा सकते थे। आज युवराज का असली मकसद सेना से मिलना नहीं था, बल्कि गुलामों का काम संभालवाना था। 950 लोग, न ज्यादा न कम, पर युवराज के लिए ये भविष्य की मजबूत नींव थी।
इसी श्रम बल से वे कई नई कार्यशालाएं बनवाने वाले थे। मशीन विभाग में अब जगह कम पड़ रही थी। कारीगरों और औजारों की संख्या बढ़ रही थी। युवराज लंबे समय से एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक आधुनिक कारखानों की तरह। उन्होंने जगह चुन ली थी, तू नदी के दक्षिण में, शहर से थोड़ा दूर। पहले गुलाम वहीं इमारतें बनाएंगे, फिर उन्हीं कार्यशालाओं में काम भी करेंगे। सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को ऊंची दीवारों से घेरकर किशनपुर सेना की निगरानी रखी जाएगी। लक्ष्य ने सभी गुलामों को इकट्ठा करा दिया था। युवराज ने उन पर नजर डाली, फटे कपड़े, हथकड़ियां, बेड़ियां, कड़वी ठंड में कांपते हुए। लेकिन जैसा लियांग दहाई ने बताया था, ये सब जवान, तंदुरुस्त और श्रम के लिए उपयुक्त थे। युवराज ने उनकी स्थिति देखी और चंद्रेश को बुलाकर कहा, ये लोग अब तुम्हारी देखरेख में हैं। ईंट भट्ठी के ढांचे का नक्शा मैंने दे दिया है। 900 से अधिक लोग हैं, काम पूरा करने के लिए काफी हैं। इस सर्दी में मशीन विभाग की कमान चंद्रेश के सहायक चंद्रकांत संभालेंगे। तुम इन मजदूरों से लाल ईंटें और सीमेंट तैयार कराओ और कार्यशाला क्षेत्र की इमारतें बनवाओ। बसंत आते ही मशीन विभाग को वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। समझे? जी महाराज, चंद्रेश ने गंभीरता से सिर झुकाया। युवराज ने लक्ष्य को आदेश दिया कि वह चंद्रेश की सहायता करे और गुलामों को तू नदी के किनारे तक पहुंचाए, जहां भट्टियां भी बनी थीं। इस नए क्षेत्र में वे कच्ची दीवारों या लकड़ी की झोपड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। सब कुछ ईंट और सीमेंट से बनेगा, मजबूत और टिकाऊ। ईंट भट्ठी बनाना कोई कठिन काम नहीं था। युवराज ने थोड़ी देर में चंद्रेश को पूरा तरीका समझा दिया। उन्हें आधुनिक गुणवत्ता नहीं चाहिए थी, बस ऐसी ईंटें चाहिए थी जो इमारतों का बोझ उठा सकें। सीमेंट का काम चंद्रकांत पहले से जानता था। काम मेहनत वाला था, लेकिन तकनीक सरल। और गुलामों की संख्या इतनी कि सब कुछ तय समय पर हो सके। युवराज को इन गुलामों से आजादी, लोकतंत्र या अधिकारों की बातें नहीं करनी थी। इस जमाने में ऐसे विचार हवा में उड़ते शब्दों की तरह थे। इन लोगों ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी। ऐसे में आदर्शों की जगह काम चलने लायक जीवन स्थिति, थोड़ी इज्जत और सुरक्षा ही उनका मनोबल बढ़ा सकती थी। इसलिए युवराज ने निर्णय लिया, उन्हें काम भी मिलेगा, रहने की जगह भी, और धीरे धीरे ऐसा माहौल भी जिसमें वे अपनी पहचान खोए बिना जी सकें।